सो हेलो एवरीवन। तो टेंशन हो रही है क्या आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए? तो टेंशन लेना आप लोग छोड़ दो, क्योंकि फोकस फॉर फाइनल्स आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर और अच्छे से समझाने में बिल्कुल मदद करेगा और आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MG12 नेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस विद डिटेल्ड आंसर्स। मैं हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज डिस्कशन। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी। सो नेचर और ह्यूमन सोसाइटी के रिलेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो एक मिनट, तो आप लोग को मैं पहले बता देती हूँ कि आप लोग जो एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे शायद आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को दोनों साइड लेफ्ट और राइट मार्जिन छोड़कर बीच में मतलब एकदम सेंटर में लिखना है, ठीक है? ताकि आप लोगों का अच्छा से उसमें मतलब हाईलाइट हो आंसर्स। और हाँ, और जितना भी आंसर आप लोग लिखोगे वो आप लोग पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है? और सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले उसका डिफाइन करना कि वो क्या है, उसके बाद सारा उसका पॉइंट लिखना बीच में एंड देन लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना, ठीक है? दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट टू राइट आंसर इन एग्जाम, ओके? इससे आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी आर डीपली इंटरकनेक्टेड, मतलब कि दोनों अलग चीज़ नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है? फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन सर्वाइवल हैज़ डिपेंडेड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एंड एनिमल्स। यानी इंसान के जीवन नेचर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? पानी, जंगल, ज़मीन और एनिमल्स ही ह्यूमन लाइफ का बेस है। Nature provides food, shelter, medicine and raw materials, while society in return shapes cultural and spiritual meanings of the natural world. So, nature से इंसान को मिलती है रोटी, कपड़ा, मकान और इलाज के लिए दवाई, और इंसान कल्चर और रिलीजन के थ्रू नेचर को रेस्पेक्ट करते हैं, ओके? सो in literature, this relationship is often portrayed through themes of harmony, dependence and sometimes conflict. So literature में भी ये रिलेशन दिखाया गया है, कभी सुकून के साथ हारमोनी, कभी इंसान के नीड यानी डिपेंडेंस, और कभी इंसान और नेचर के बीच टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट। For example, pastoral poetry emphasizes the simple rural life where humans live close to nature, while modern writings highlight environmental degradation caused by industrialization, okay? So next है, in the Indian context the relation is even more spiritual. Nature is worshipped in the form of rivers, trees, mountains and animals. So भारत में नेचर को सिर्फ रिसोर्सेस नहीं बल्कि भगवान का रूप माना गया है, ठीक है? और tribal communities of Jharkhand also embody this relationship, as their festivals, songs and rituals revolve around natural cycles like sowing, harvesting and rainfall, okay? So झारखंड के ट्राइबल लोग नेचर के साथ अपना जीवन चलाते हैं, उनके गीत, उत्सव और पूजा खेती और मौसम पर बेस्ड होते हैं, ठीक है? सो अब कंक्लूजन जो है वो लिखते हैं, दिस नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी आर नॉट सेपरेट बट codependent. Literature reflects this connection to remind us. So फाइनल कंक्लूजन जो है, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब आपको इस टाइप से लिख देना है कि नेचर और जो ह्यूमन सोसाइटी है वो दोनों जो है वो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से आप बना करके अपना क्या बोलते हैं कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। So the Western concept of nature has evolved over centuries. Western thought में नेचर का मीनिंग टाइम के साथ चेंज होता रहा, ठीक है? जो वेस्टर्न थॉट है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज होता रहा, ठीक है? इन क्लासिकल फिलॉसफी
Nature was seen as a force governed by universal laws studied by thinkers like Aristotle and Plato. तो शुरुआत में ग्रीक फिलोसोफर्स ने नेचर को एक ऑर्डरली सिस्टम माना जिसमें रूल्स और लॉज हैं, ठीक है. ड्यूरिंग द रेनेसांस एंड इनलाइटमेंट नेचर केम टू बी व्यूड मोर साइंटिफिकली as something that could be observed, measured and even controlled by human reason. तो बाद में नेचर को स्टडी करने की चीज माना गया. साइंस के थ्रू इंसान ने नेचर को अपने कंट्रोल में लाना स्टार्ट किया, ठीक है. नेक्स्ट है इन लिटरेचर रोमांटिक पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ एंड किट्स सेलिब्रेटेड नेचर एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, इंस्पिरेशन एंड मॉरल ट्रूथ. तो रोमांटिक एज के पोइट्स ने नेचर को डिवाइन और स्पिरिचुअल माना. वर्ड्सवर्थ ने कहा नेचर इंसान का टीचर है. They saw nature as alive, spiritual and capable of teaching humanity deep lessons about life. However, the Industrial Revolution created a shift where nature was increasingly exploited for economic gain, leading to a growing separation between humans and the natural world. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंसान ने प्रॉफिट के लिए नेचर का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है. अब कंक्लूजन लिखेंगे. दस द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर मूव्स बिटवीन रेवरेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन. समटाइम्स नेचर इज सेलिब्रेटेड एज डिवाइन एंड समटाइम्स ट्रीटेड एज अ रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस. तो मतलब कभी नेचर को वर्शिप किया गया और कभी उसका मिसयूज हुआ है, ठीक है. तो आप लोगों के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोग कम से कम 300 वर्ड्स का तो ज़रूर ही लिखना, ठीक है. और उससे अगर ज़्यादा लिखो तो ठीक ही है, मतलब 300 to 350 वर्ड्स तक लिखो, ओके. उससे कम मत लिखना, ओके. तो नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर. In Indian culture, nature is deeply embedded in religious, philosophical and literary traditions. इंडिया में नेचर हर जगह कल्चर और रिलीजन का पार्ट है, ठीक है. फ्रॉम द वैदिक पीरियड नेचुरल एलिमेंट्स लाइक फायर, विंड, रिवर्स एंड द सन वर वर्शिप्ड एज डाइटीज. यानी कि वेदास में ही नेचर को देवता के रूप में पूजा गया है, यानी अग्नि, वायु, गंगा, यमुना और सूर्य को, ठीक है. नेक्स्ट पैरा है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म emphasize non-violence, ahimsa and respect towards all living beings including plants and animals. Festivals like Makar Sankranti, Holi and Onam are directly linked with seasonal changes and agricultural cycles. Literature in Sanskrit and regional languages also celebrates forests, rivers and animals as symbol of purity and moral values. तो सभी इंडियन रिलीजन जो है वो जितने भी है इंडियन रिलीजन ने प्लांट्स एंड एनिमल को रेस्पेक्ट करना सिखाया है, ठीक है. फेस्टिवल भी नेचर के रिदम के पर बेस्ड होते हैं, ठीक है. इन ट्राइबल कल्चर्स ऑफ झारखंड नेचर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कम्युनिटी लाइफ. Rituals, songs and dances revolve around harvest and rainfall, showing dependence and gratitude towards the environment. तो झारखंड के ट्राइबल लोग अपनी जिंदगी नेचर के साइकिल के अकॉर्डिंग चलाते हैं, ठीक है. तो कितने लोग झारखंड से हैं? सभी तो झारखंड से ही हैं. आप लोग एक बार लिख दे जोहार झारखंड, ओके. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना जोहार झारखंड, ओके. सो अब इसका कंक्लूजन है दस नेचर इन इंडियन कल्चर इज नॉट जस्ट फिजिकल बट स्पिरिचुअल, शेपिंग ह्यूमन आइडेंटिटी एंड गाइडिंग एथिकल लिविंग. सो नेचर इंडिया में सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि स्पिरिचुअल गाइड भी है, ओके. एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इको क्रिटिसिज्म. सो इको क्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट. यानी लिटरेचर और इन्वायरमेंट का कनेक्शन स्टडी करना, ठीक है. तो इट इमर्ज्ड इन द लेट 20th century as an interdisciplinary field that combines literary criticism with environmental concerns.
The central idea of eco-criticism is to analyze how literature represents nature, ecological crisis and human interactions with the environment. So, ये एक नया लिटरेरी थ्योरी है जो 20th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और लिटरेचर को इन्वायरमेंट का एंगल से रीड करना, ठीक है, मतलब कि लिटरेचर को इन्वायरमेंट के एंगल से रीड करना। और नेक्स्ट पैरा है, इट क्वेश्चंस एंड anthropocentric human-centered perspectives and highlights the importance of non-human entities. मतलब इंसान को सेंटर में रखने वाली सोच को चैलेंज करता है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ और शैली कैन बी स्टडीड नॉट जस्ट इन आर्ट बट एज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। इको-क्रिटिसिज्म also addresses modern issues like deforestation, climate change and pollution, linking them with cultural narratives. So poets के वर्क्स को इकोलॉजिकल लेंस से स्टडी करना और जो इसका जो मतलब ह्यूमन इको क्रिटिसिज्म ऑल्सो इसका जो है वो इशू जो हो रहा है मॉडर्न, जो यानी कि जो मॉडर्न एज है, ठीक है, उसमें जो इशू हो रहा है यानी कि डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे वायरल फीवर्स हो रहे हैं, बहुत सारी अभी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो वही है देम विद कल्चर नैरेटिव्स। नेक्स्ट है कंक्लूजन, इट फर्दर्स ओवरलैप्स विद इको फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल इन्वायरमेंटलिज्म एंड डीप इकोलॉजी, मेकिंग इट अ ब्रॉड theoretical framework. The aim of eco-criticism is not just academic analysis but also to create awareness about ecological sustainability and the need for harmony between humans and nature. तो इसका फाइनल गोल है स्टूडेंट्स और रीडर्स को नेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना, ठीक है। अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन वो है, हाउ इज नेचर स्टडीड इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। So the answer is, in post-colonial literature, nature is often studied in relation to power, identity and resistance. Colonial powers exploited natural resources of colonized countries like India, Africa and Latin America for economic gain. This led to deforestation, displacement of tribal communities and loss of indigenous cultures. So, यानी कि कॉलोनाइजेशन के बाद नेचर का जो स्टडी है एक पॉलिटिकल और सोशल एंगल से होता है, ठीक है। और ब्रिटिश और यूरोपियन ने नेचुरल रिसोर्सेज को लूट लिया, ठीक है। इसके रिजल्ट में नेचर भी खत्म हुआ और लोकल कल्चर्स भी, ठीक है, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे एंड लॉस ऑफ वो उसका लॉस हो गया, ठीक है। और कॉलोनाइजर्स ने नेचर को नेगेटिव दिखाया जबकि लोकल्स ने उसको डिवाइन माना है। नेक्स्ट पैरा है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हाईलाइट हाउ नेचर वाज नॉट just exploited but also symbolic controlled. For example, European colonizers described forests and jungles as wild or uncivilized, while indigenous traditions celebrated them as sacred and life-giving. Okay. Next para hai, writers like Chinua Achebe, Amitav Ghosh and Ngugi Thiong'o show how colonialism disrupted the harmony between communities and their environment. In Jharkhand and other tribal regions, post-colonial perspective reveal how local knowledge of forest and agriculture was sidelined by industrial projects and mining. मतलब कि लिटरेचर में ये टकराव क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे मतलब जो हार्मोनी है
कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट के बीच, वो जैसे कि इन झारखंड एंड अदर जो भी है झारखंड के ट्राइबल और जो भी है अदर ट्राइबल रीजन्स, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है वो मतलब फॉरेस्ट एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही उनके मतलब कि जीवन में बहुत मायने रखता है, ठीक है। Thus, nature in post-colonial literature becomes a site of resistance, identity, and ecological awareness, reminding us of the need to decolonize and environmental imagination. So, post-colonial writings में nature एक weapon है resistance का और identity preserve करने का. So, students, ये थे यूनिट 1 के 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट यूनिट के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगला वीडियो आप यूनिट 2 का देखना चाहते हैं या कोई और टॉपिक पर। टिल देन स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।